So quality attributes. Much of a software architect's life is spent designing software system to meet a set of quality attributes. Right? मतलब कि जो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है उसका जो काफ़ी सारा एफर्ट है और काफ़ी सारा टाइम है, बेसिकली वो इस पे गुजरता है, वो बहुत सारी एफर्ट या कंसंट्रेशन इस पे होती है कि वो जो क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जो सेट ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स उसने फाइनली चूज़ किया अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए। ये बात हमने पहले भी की थी एक दफ़ा बड़ी डिटेल से, और आज फिर आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, 10, 12, 14, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता कि जो तमाम के तमाम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के केस में सबका ख्याल रखें और सबको एक ऑप्टिमल लेवल अचीव करें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि होता यह है कि जब आप 2, 3 या 4 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को अचीव कर रहे होते हैं तो उसके बाद चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देती हैं। ये आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, काफ़ी टॉपिक्स में देखा होगा, रिसेंटली भी हमने, जब आप एक चीज़ एक क्वालिटी एट्रीब्यूट को अचीव करते हैं तो फिर आपको दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इस तरह फर्स्ट करें आप 2 या 3 अचीव कर लेते हैं तो फिर चौथा या पांचवा आएगा तो उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप सबको ही अचीव करें अप टू 100% लेवल। तो अब ये एज एन आर्किटेक्ट और एनालिस्ट आपको डिसाइड करना होता है कि कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ योर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, जिनको अचीव करना है, और कौन से ऐसे हैं कि उन पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब जैसे फर्ज करें यहाँ पे कोई ये हमारे जो वार हेड्स हैं वो आप बना रहे हैं, ये मिसाइल सिस्टम है, उसमें ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि यूज़र फ्रेंडली होना। जब आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एनिमी का प्लेन आता है, वो बम्बार्डमेंट करके चला जाता है, उसके बाद आपका जो रडार सिस्टम है उसको डिटेक्ट करता है, उसके बाद आप फायर करते हैं, चाहे वो चंद सेकंड के डिफरेंस हो, अगर वो जहाज़ वापस चला जाए उसके बाद आप फायर करें तो फिर उस सारे के सारे सिस्टम का कोई मकसद ही नहीं है, उसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव। तो इस दो करैक्टरिस्टिक है ना हम कंपेयर कर रहे हैं, एक है यूज़र फ्रेंडली होना और एक होना है रिस्पॉन्स टाइम क्विक होना। और हम बात कर रहे हैं ये जो मिसाइल सिस्टम होता है हमारे वार, तो उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि अगर हम सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली ना भी हो, तो वैसे भी वो टेक्निकल लोगों ने यूज़ करना ज़्यादा लोगों ने, तो हम उस पर हम यूज़र फ्रेंडली होने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमने डिज़ाइन इस तरह का करना है। लेकिन इसके बरक्स एक आम सिस्टम है, जैसे फर्ज करेंगे एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, तो अब उसमें भी देखेंगे दो हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, एक रिस्पॉन्स टाइम है और एक यूज़र फ्रेंडली होता है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम जो है वो इजी टू यूज़ और यूज़र फ्रेंडली हो। रिस्पॉन्स टाइम पे हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिले कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि चलें अगर थोड़ा सा 10 सेकंड का, माइक्रो सेकंड का डिले भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ताकि यूज़र उसको ईजिली यूज़ कर सके। तो इस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के केस में अगर हम दोनों एट्रीब्यूट को कंपेयर करें तो हम यूज़र फ्रेंडली होने को कंपेयर करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे, और रिस्पॉन्स टाइम पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन वो जो हमारा वार एड वाला सिस्टम है उसमें कीपिंग इन व्यू द नेचर, उसमें हम यूज़र फ्रेंडली होने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं करेंगे। तो बात समझ, तो ये मैंने एग्जाम्पल इस तरह दी है कि ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स को एक ही वक्त में अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। देयर इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट वी कैन अचीव एंड ऑन रेस्ट यू हैव टू compromise. So this is you have to decide basically that which are the quality attributes on which we cannot compromise at all and on which we can. Right? तो यही वो कह रहा है कि जब हम अपना एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट को फाइनलाइज कर लेते हैं तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में आर्किटेक्ट का बहुत सा टाइम जो है वो सिर्फ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और डिजाइन करेंगे। जनरल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इंक्लूड स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी, और भी बहुत सारे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टू बी मीनिंगफुल, quality attribute requirements must be specified about how an application should achieve a given need. हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर हमने यूज़र की कोई नीड फुलफिल करनी है, उसको फैसिलिटेट करना है तो वो कैसे करना है, ये उसके ऊपर
एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है। मतलब कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना काफ़ी नहीं है। जिस तरह भी हम ये मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे थे, वो अगर उसने रिस्पॉन्ड करना है, डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स करना है, तो दैट मस्ट बी डन इन स्पेसिफाइड टाइम। ये क्वालिटी एट्रीब्यूट करना। एक चीज़ ये क्लियर होगी। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको एज एन आर्किटेक्ट आपको ख्याल रखना है कि ज़्यादातर लोग जब ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स लिख रहे होते हैं तो वो बड़ी बिगवस होती है, बड़ी वेग सी स्टेटमेंट होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने इससे अवॉइड करना है। A common problem encountered in architectural documents is a general statement such as application must be scalable। ठीक है, वैसे तो स्केलेबिलिटी एक एट्रीब्यूट है, ये लिख देना कि एप्लीकेशन मस्ट बी स्केलेबल, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड। दिस इज फार टू imprecise and really not much use to anyone। So when we say scalable, scalable का मतलब आप लोग समझ में क्या होता है? स्केलेबिलिटी एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आपने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया हुआ है, तो अगर साइज बढ़ जाए तो उस वक्त भी हमारा जो एप्लीकेशन है उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब चूंकि आपने ये वर्ड सिर्फ स्केलेबल का यूज़ किया हुआ है, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है ये क्लियर नहीं हो रहा। यही आगे पॉइंट मैंने लिखा है। सो मस्ट दिस एप्लीकेशन स्केलेबल टू हैंडल इंक्रीज साइमल्टेनियस यूजर कनेक्शंस। या स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक वक्त में जो यूज़र हैं उनकी तादाद बढ़ जाए, जो साइमल्टेनियस यूज़र हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि डाटा और इंक्रीज डाटा वॉल्यूम, ये डाटा वॉल्यूम बढ़ जाए, और डिप्लॉयमेंट टू अ लार्जर यूजर बेस, या ओवरऑल ही जो नंबर ऑफ यूजर है वो बढ़ जाए, और ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना? सो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया कि दिस एप्लीकेशन मस्ट बी स्केलेबल, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर बढ़ गए हैं, उस हिसाब से हम स्केलेबिलिटी को अचीव करें, या डाटा वॉल्यूम बढ़ जाए उसके हिसाब से अचीव करें, या अगर जनरली नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाए उसको अचीव करें, या इन सबको अचीव करें? आपने तो ये कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। सो दिस मस्ट बी अवॉइडेड। Defining which of these scalability measures must be supported by the system is crucial from an architectural perspective. A solution for each differ। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने स्केलेबिलिटी अचीव करनी है विद रिस्पेक्ट टू साइमल्टेनियस यूजर कनेक्शन, तो आपका आर्किटेक्चर और डिजाइन और तरह से होना चाहिए। अगर आपने डाटा वॉल्यूम को एड्रेस करना है, इंक्रीज डाटा वॉल्यूम को, तो फिर आपको आर्किटेक्चर और तरह से डिजाइन करना है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। वैसे भी फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, therefore it is vital to define concrete quality attributes requirement। For example, like this: it must be possible to scale the deployment from an initial 100 geographically dispersed user desktop to 10,000 without an increase in effort or cost for installation and configuration. Fine. So this is very much clearly stated as compared to this one। ये भी स्केलेबिलिटी को अचीव करने के लिए है, लेकिन जो पहले वाली थी उसमें भी, हालांकि इसमें हमने स्केलेबिलिटी का शायद वर्ड भी यूज नहीं किया या बहुत कम यूज किया। ठीक है, इट मस्ट बी पॉसिबल टू स्केल, जस्ट वन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने किया हुआ था, इस एप्लीकेशन मस्ट बी स्केलेबल, लेकिन यहाँ स्केलेबिलिटी का मतलब नहीं है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब थिंग्स लाइक दिस कि इनिशियली जो है वो 100 यूजर हों जो कि जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हों, डिस्ट्रीब्यूटेड हों, और अगर 10,000 तक बढ़ जाएं तो इतनी हमारी एप्लीकेशन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उनको एड्रेस कर सकें 10,000 तक। और अगर उससे ऊपर बढ़ जाए तो फिर हमें चलें कोई स्पेशल मेजर्स जहाँ हो सकता है लेने पड़े, लेकिन इसमें विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और एफर्ट और इंस्टॉलेशन एफर्ट, या इंस्टॉल किए बगैर या कोई स्पेशल इक्विपमेंट किए बगैर, हम अगर यूजर 10,000 तक चले जाए तो हम उसको एड्रेस कर सकें। सो दिस इज हाउ यू मस्ट राइट। देयर आर मेनी जनरल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, वी विल प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन सम ऑफ दोस। ठीक है, इससे मैंने बताया था काफी सारे हैं, हम थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस। A performance quality requirement defines a metric that states the amount of work an application must perform at a given time। ठीक है, performance का मतलब क्या होता है? गिवन टाइम में काम करना, एंड और या यानी कि दोनों कंडीशन या इनमें से कोई एक डेडलाइन दैट मस्ट बी मेट फॉर करेक्ट ऑपरेशंस।
दो चीज़ें, अमाउंट ऑफ वर्क डन और एम और द डेडलाइन दैट मस्ट बी मेट. Performance usually manifests itself in the following measures. When we talk of performance, तो actually तीन चीज़ें हैं जो मिलके परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिसको कंप्लीट करती हैं. वो क्या है हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज द थ्रूपुट. आपने इसकी डेफिनेशन दूसरे कोर्स में पढ़ी होगी इन पर्टिकुलर शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में. थ्रूपुट क्या है? Throughput is the measure of the amount of work an application must perform in a unit time. इसको ऐसे भी कहते हैं amount of work done per unit time. So we can measure it. Work is typically measured in transactions per second. एक सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन होती है, या मैसेज प्रोसेस पर सेकंड. तो whatever is applicable. एक सेकंड में कितने मैसेजेस प्रोसेस की, या एक सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस की. दिस इज एक्चुअली द थ्रूपुट. It is important to understand precisely what is meant by a throughput requirement. Is it the average throughput over a given time or a peak throughput? हम डिस्कस कर रहे हैं परफॉर्मेंस को. विद इन परफॉर्मेंस हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रूपुट को. और आफ्टर डिफाइनिंग थ्रूपुट, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो फॉर यू पीपल एज एन आर्किटेक्ट और डिजाइनर कि आप ये पीक थ्रूपुट की बात कर रहे हैं या एवरेज थ्रूपुट की बात कर रहे हैं. एवरेज थ्रूपुट का मतलब है कि जो कि थ्रू आउट हमें मिलती रहनी चाहिए. और पीक थ्रूपुट की बात यह है कि जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने अचीव करा. तो ये भी आपको क्लियर करना है कि जब आपने थ्रूपुट की बात करनी है टू अचीव दी परफॉर्मेंस, तो एदर इट शुड बी एवरेज थ्रूपुट और पीक थ्रूपुट. ठीक है. तो ये मैंने एग्जाम्पल दी हुई है. ये एक जो हॉर्स रेसिंग के लिए, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है यू कैन गो थ्रू, बट जो काम की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो उसमें होता ये है कि आखिर में जो आखिरी टाइम होता है ना, आखिरी सेकंड्स होते हैं, आखिरी मिनट होते हैं और आखिरी सेकंड होते हैं, उसमें जब लोग बैट लगाते हैं तो उसके ऊपर नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें आपने प्रोसेस करनी होती हैं, वो बहुत बढ़ जाती है. तो इस तरह की एप्लीकेशन के केस में जिसमें आप समझें कि खास टाइम के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाएगा, आपने पीक थ्रूपुट को अचीव करना. लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो लोड है वो यूनिफॉर्म रहता है, कंटिन्यूस रहता है, तो 24 आवर डे नाइट, तो फिर आप एवरेज थ्रूपुट को, एवरेज पीक थ्रूपुट को अचीव करने की बात करें और परफॉर्मेंस को अचीव करने की बात करें. In this scenario, this horse racing application must be designed to meet anticipated peak throughput, not the average, क्योंकि आखिरी टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है. दूसरी चीज जो डिफाइन करती है हमारी परफॉर्मेंस को है रिस्पॉन्स टाइम. This is measure of the latency an application exhibits in processing a business transaction. Response time is most often associated with the time an application takes to respond to something. इस तरह हम आमतौर पर समझते हैं ना, कितनी देर में उसने रिस्पॉन्ड किया. A rapid response time allows user to work effectively and consequently is good for business. A good example is point of sale application. ये जो point of sale टर्मिनल बने होते हैं एंड के ऊपर, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को एंड पे जाके बिलिंग करते हैं और पे करते हैं. It is often important to distinguish between the guaranteed and the average response time. Again, जब आप response time की बात करते हैं, तो एक आर्किटेक्ट के तौर पे आपने ये देखना है कि आप guaranteed response time को अचीव करना चाह रहे हैं या average response time को अचीव. Some application may need all requests to be serviced within a specified time limit. This is a guaranteed response time. अगर आप चलिए कैसे एप्लीकेशन कि हम किसी भी रिक्वेस्ट के केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हर एक को एक स्पेसिफाइड डन पर टाइम में प्रोसेस होना चाहिए. तो देन वी शुड स्ट्राइव और इन फैक्ट वी मस्ट अचीव द गारंटीड रिस्पांस. वी मस्ट डिजाइन फॉर इट. अदर may specify an average response time, allowing larger latencies when application is extremely busy. तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी हो सकती है जिसमें हम ये कर सकते हैं कि चलें वैसे एवरेज टाइम को एंटरटेन करते रहेंगे, लेकिन उस पर जब फिर पीक लो टाइम होगा तो हम स्पेशल किस्म का एक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे. जैसे आगे लिखा हुआ है, इट इज ऑफन कॉमन इन द लेटर केस फॉर एन अपर बाउंड
response time requirement to be specified. For example, you may say 95% of all requests must be processed in less than 2 seconds and no requests take more than 50 seconds. सेकंड केस में हम इस तरह कर सकते हैं कि जब आप समझें कि लोड ज़्यादा है ठीक आमतौर तो आप कहें कि जो 95% या सपोज 90% जो एप्लीकेशन हैं वो 4 सेकंड के अंदर अंदर प्रोसेस हो जानी चाहिए लेस देन 4 सेकंड लेकिन जो बाकी हैं वो एट मैक्स 50 सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाए मतलब पॉइंट इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए यू मस्ट बी वेरी क्लियर आपको इन चीज़ों का अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए और फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या अचीव करना है क्या नहीं करना और अगर करना है तो किन टर्म्स में करना है दैट मस्ट बी क्वांटिटेटिव जिस तरह मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड पर सेकेंड नंबर ऑफ मैसेज सेंड और रिसीव पर सेकेंड ठीक है रिस्पॉन्स टाइम इतने में इतने परसेंट एप्लीकेशन के केस में इतना और बाकी केस में वगैरह वगैरह इट मस्ट बी क्लियर है quantitative measures. Number 3, deadline. Deadline in IT words are commonly associated with the badge systems. As social security payment system must complete in time to deposit claimants' payments in their accounts on a given day. अगर नहीं करेंगे तो फिर लॉस हो जाएगा डेडलाइन भी एक पर्टिकुलर टाइम है या डेट है जिससे पहले पहले वो ट्रांजेक्शन हो जानी चाहिए ये तीनों चीज़ें मिलके बेसिकली जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको क्लियर करती हैं डेडलाइन रिस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट सो दिस अब वी हैव डन विद वन एट्रीब्यूट दैट इज द परफॉर्मेंस सेकंड वन इज स्केलेबिलिटी 1.2 scalability means how well a solution to some problem will work when the size of the problem increases okay very simple scalable का मतलब क्या है कि अगर साइज इंक्रीज हो जाए चीज़ों का नंबर ऑफ यूज़र बढ़ जाए डाटा वॉल्यूम बढ़ जाए तो फिर हमारी एप्लीकेशन कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू बिकम अ कंक्रीट क्वालिटी एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू गेट बिगर टू बी मोर क्लियर फॉर स्केलेबिलिटी फर्स्ट वन रिक्वेस्ट लोड बढ़ सकते हैं an architecture for a server application may be designed to support 100 transactions per second at peak load with an average 1 second response time. If this request load were to grow by 10 times, can the architecture support this increased load? In the perfect world and without additional hardware capacity, as the load increases, application throughput should remain constant, that is 100 transactions per second, and response time per request should increase only linearly, that is the 10 seconds. It's a simple mathematics. So, but a scalable solution will permit additional processing capacity to be deployed to increase throughput and increase response time. तो इसमें दो possibilities हो सकती हैं. This additional capacity may be deployed in two ways. One, by adding more CPUs to the machine the application runs on. ठीक है एक तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा CPUs कर लें एड ऑन कर लें इसको हम बोलते हैं स्केल अप दूसरा क्या हो सकता है एप्लीकेशन को मल्टीपल मशीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसको हम स्केल आउट कहते हैं सो वन solution is called scale up other is called scale out second thing simultaneous collection when we talk of scalability an architecture may be designed to support 1000 concurrent users how does the architecture respond if this number grows significantly data size number 3 तीसरी possibility क्या हो सकती है data size how does an application behave as the data it processes increases for example a message broker application may be designed to process messages of an expected average size how well will the architect react if the size of message grows significantly
मतलब इन में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। फोर्थ वन, डिप्लॉयमेंट। हाउ डज the effort involved in deploying or modifying an application to an increased user base group। स्केलेबिलिटी से एक और रिलेटेड चीज़ ये भी है कि जब हम स्केलेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करेंगे तो उसको डिप्लॉय करने में हमें कितना एफर्ट चाहिए होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। नंबर 3, मॉडिफाइबिलिटी। थर्ड एट्रीब्यूट इज मॉडिफाइबिलिटी। इस तरह के नाम से जाहिर है। Modifiability attribute is a measure of how easy it may be to change an application to cater for new functional and non-functional requirements। ठीक है, इसका क्या नाम है? मॉडिफाइबिलिटी। कि हम किसी वजह से एप्लीकेशन को चेंज कर रहे हैं, हो सकता है हमें नई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड करनी हो या नई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी हो, तो हम कितना इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। Predicting modifiability requires an estimate of the effort and or the cost। अगर आपने देखना हो कोई एप्लीकेशन कितनी मॉडिफाइबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एफर्ट और कास्ट को एस्टिमेट करना पड़ता है। Modifiability measures are only relevant in the context of a given architecture solution। राइट, ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है जब हम बात करते हैं कि कोई एप्लीकेशन कितनी मॉडिफाइबल है या नहीं है, तो ये हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के केस में। अगर उसी एप्लीकेशन के लिए कोई और आर्किटेक्चर सोल्यूशन होगा तो फिर वहाँ पे मॉडिफाइबिलिटी मेजर्स कुछ और होता है। For each change scenario, the impact of the anticipated change on the architecture can be assessed। This impact is rarely easy to quantify as more often the solution under assessment does not exist। Right? कि मतलब अगर हम मॉडिफाइबिलिटी को प्रोडिक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं या कास्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हर जो चेंज सिनेरियो है उसका हमें इम्पैक्ट जो है वो देखना पड़ेगा आर्किटेक्चर। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है इसको असेस करना, इसको क्वान्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कि जिस सोल्यूशन के लिए हम चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं उस वक्त प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। ये जो कि क्लासिकल प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर। Changes to a single component or loosely coupled subsystems are likely to be less expensive than those that cause triple effects across the architecture। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि we always try for the loosely coupled system। तो अगर कम कंपोनेंट्स हैं या सिंगल कंपोनेंट सिस्टम वगैरह सिस्टम है, एक ही बड़ा सा कंपोनेंट है या बिल्कुल वो अलग अलग हैं या लूजली कपल्ड हैं, तो फिर जो चेंजेस हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं। इसके बरक्स अगर टाइटली कपल्ड हो तो फिर उसमें रिपल इफेक्ट जनरेट होता है, ये एक जगह अफेक्ट होता है उसका दूसरी जगह पे किसी। सम सिस्टम्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओवर इंजीनियर्ड। ये भी टिपिकली होता है। एक बात व्हाट दिस मीन एक्चुअली, which means investing more effort in a system than is warranted। एक्चुअली जितनी एफर्ट चाहिए थी आपने उससे ज़्यादा लगा दी। ये आप ज़्यादा एफर्ट किस तरह लगाते हैं? दिस इज ऑफन डन बिकॉज आर्किटेक्ट थिंक्स दे नो देयर सिस्टम्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड डिसाइड इट्स बेस्ट टू मेक अ डिज़ाइन मोर फ्लेक्सिबल और सोफिस्टिकेटेड so it can accommodate the expected needs। ठीक है जी, अभी आपको समझ आई कि ओवर इंजीनियर का मतलब क्या होता है? ओवर इंजीनियर का मतलब होता है ज़्यादा एफर्ट कर देना जितनी एक्टिविटी करनी थी। और ये ज़्यादा एफर्ट आप कैसे करते हैं कि आर्किटेक्ट ये समझता है कि जी कि मुझे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने सिस्टम की, अभी की भी और फ्यूचर नीड्स की, कि फ्यूचर में इसमें क्या क्या ज़रूरतें हमें मज़ीद ऐड ऑन करनी पड़ सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स किन रिक्वायरमेंट्स को इसको एड्रेस करना पड़ सकता है। तो लिहाजा मैं अभी से इसको इस तरह डिज़ाइन करूं कि ये जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अकोमोडेट कर सकें।
ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो के उनको अकोमोडेट कर सकें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ओवर इंजीनियरिंग। आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। उस वक्त पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करें एंड दैट्स ऑल। फ्यूचर वुड बी सीन इन द फ्यूचर। सो दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन। The key is not let design purity drive a design, rather concentrating on the known requirement and evolving and refactoring the architecture through regular iterations. कि जब जरूरत पड़ेगी तो फिर we would go through the evolution and iteration. For the time being, you must focus on the set of requirements at hand. Otherwise, you would go maybe in an endless process. Security. The most common security related requirements are, when you take talk of security and you are working as an architect, तो उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्चुअली 4-5 चीजें। फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन कैन वेरीफाई द identity of their users and other applicants with which they communicate. मतलब पहले हम ऑथेंटिसिटी का मतलब, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है हम देखें कि जो हमारा यूज़र है ये जेन्युइन यूज़र है या नहीं है, इसको ये अलाउड है कि नहीं, हम उसकी आइडेंटिटी को रिकग्नाइज कर सकें। ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स and applications have defined access rights to the resources of the system. अब ऑथराइजेशन मतलब मुझे आता है एक्सेस राइट्स के साथ रखें। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि एक्सेस है या नहीं है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, इस यूज़र की। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट में लॉगिन के थ्रू ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो आफ्टर ऑथेंटिकेशन वी गो फॉर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मीन्स के ये जो यूज़र है ऑथराइज तो है, लेकिन इसको एक्सेस राइट किस हद तक है। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ रीड करने के राइट होते हैं, कुछ लोगों को रीड और राइट के ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट। इंक्रिप्शन, तीसरी चीज जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो है इंक्रिप्शन। द मैसेज सेंड टू और फ्रॉम द एप्लीकेशन आर इंक्रिप्टेड। आपको आइडिया हुआ ना इंक्रिप्ट क्या होता है? कि उसको एक पर्टिकुलर शेप दे देना बाय अप्लाइंग सम फार्मूला, उसकी ओरिजिनलिटी को चेंज कर देना, सो दैट कि इफ एप्लीकेशन इज कॉट ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन तो कोई बंदा उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। होपफुली आपने ये दूसरे टॉपिक पढ़ा हुआ। इंक्रिप्शन मीन एक्चुअली इंक्रिप्ट कर देना, उसको फॉर्म को चेंज कर देना बाय अप्लाइंग सम फार्मूला। एंड ज़ाहिर है फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। या इंटेग्रिटी, दिस इंश्योर्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज आर नॉट एंटर्ड इन द ट्रांजिट। कि जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा रहा है तो उस दौरान उसको चेंज तो नहीं किया गया ऑन द वे। नॉन repudiation. What is mean by this non-repudiation? The sender of a message has proof of delivery and receiver is assured of the sender's identity. ठीक है ना, यानी ये बेसिकली दोनों साइड सेफ साइड के लिए रखते हैं। सेंडर इस चीज़ का ट्रैक रखता है कि मैसेज मैंने सेंड किया है। हो सकता है ना कि ऑन द वे वो लॉस्ट हो जाए, तो फिर उससे क्वेश्चन हो सकता है कि उस पर ये बात आ सकती है कि ये मैसेज सेंड ही नहीं किया गया। तो इसलिए सेंडर जो होता है वो उसका प्रूफ रखता है। एंड द रिसीवर इज एश्योर्ड ऑफ द सेंडर्स आइडेंटिटी। और जो जब रिसीवर को मिल जाता है तो वो भी उसका अपने पास टैग रखता है कि आई हैव रिसीव्ड दैट, और वो उसको इनफैक्ट ये पता होता है कि हु इज सेंडिंग दिस मैसेज। तो अननोन सेंडर होते हैं, उनसे मैसेज रिसीव नहीं करता। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द नॉन रिपुडिएशन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, अवेलेबिलिटी। Availability is related to an application's reliability. If an application is not available for use when needed, then it is unlikely to be fulfilling its functional requirements. ठीक है? Availability we mean here is reliability. If an application is available when it is needed, we say yes, it is reliable.
Many IT applications may be available at least during normal business hours. Most internet sites desires 100% availability. For a live system, availability can be measured by the proportion of the requirement it is usable. You know, very simple. Failure in application cause them to be unavailable. होता है ना, क्रैश कर जाना और इशू हो जाना, तब certain application certain available नहीं होती. Failures impact on application's reliability, which is usually measured by the mean time between the failure. हम reliability को measure करते हैं mean time between failures. कि दो फेलियर के दरमियान ऑन एवरेज टाइम कितना है. यदि एक फेलियर हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो हम उनके जो दो के दरमियान जो टाइम है वो नोट करते रहते हैं, फिर उनकी एवरेज निकालते हैं. तो हम देखते हैं कि ऑन एवरेज दो फेलियर के दरमियान कितना टाइम होता है. यानी ऑन एवरेज, इसका सादा मतलब यह है कि ऑन एवरेज एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर कब होता है. Applications that require high availability minimize or preferably eliminate single point of failure and institute mechanisms that automatically detect failure and restart the failed components. Replicating the components is a tried and tested strategy for high availability. तो क्वेश्चन ये है कि वो एप्लीकेशन जो कि हम चाहते हैं कि में अवेलेबिलिटी हाई हो, फेलियर रेट कम से कम हो या ना हो, वो सेंसिटिव है, तो फिर हम क्या करते हैं. तो बेसिकली हम वो फिर एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रखते. यानी हम एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फंक्शनैलिटी को रिलाय नहीं कर रहे होते. हम बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को रेप्लिकेट कर देते हैं. ये रेप्लिकेशन का आइडिया बड़ा पॉपुलर है. आपने व्हेन वंस things go wrong at one place, then things are translated or transferred to the other places. So this is what is called the replication mechanism that automatically detect failure and restart the failed component. Replicating component is a tried and tested strategy for the replication का मतलब यहाँ पे ये है कि हम बेसिकली चीज़ों को रेप्लिकेट करते हैं. एक हमारे पास एक कंपोनेंट है एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एंड वी हैव यू कैन से एन एक्स्ट्रा वन बैकअप के तौर. So if one is get failed, then we detect, and the second one takes the opportunity and does the job. Recoverability is closely related to availability. Fine. There is something what we call recoverability. So it is related to availability. An application is recoverable if it has the capability to re-establish the required performance level and recover affected data after an application or system failure. ठीक है, जिस तरह के नाम से जा रहा है रिकवरेबिलिटी का मतलब क्या है. अब हम कहेंगे कि एप्लीकेशन रिकवरेबल है इफ इट हैज द कैपेबिलिटी टू री एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस लेवल आफ्टर सम failure. Integration, the next quality. Integration is concerned with the ease with which an application can be incorporated into a broader application context. इसका के नाम से जाना कि हम एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं. So how easily that can be done? The most widespread strategies for providing integration are through data integration or providing an API. आप समझे होंगे बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस APIs आप यूज भी करते हैं. So this is basically a widespread used or most commonly known strategies for integration. Data integration involves storing the data an application manipulates in ways that other application can access. In data integration, a particular type of integration. Data integration का मतलब क्या होता है कि डाटा जो एक एप्लीकेशन एक डाटा प्रोड्यूस करती है, मैनिपुलेट करती है, हम उसको इस तरह से स्टोर करें कि अदर एप्लीकेशन कैन access that. Is all about the formatting of format and then access rights. With data integration, the ways in which the data is used
by other application is pretty much out of control of the original data owner. जाहिर है when once they have access and the format which they can access, तो फिर जो data owner है ये उसके control से बाहर हो जाए. The alternative is for interoperability to be achieved through an API. तो इसको किसी हद तक हम इस तरह से काउंटर कर सकते हैं कि हम API यूज़ करें सारी की सारी जो सोली हम इंटरऑपरेबिलिटी पे ना जाएं. इसका नाम है इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एप्लीकेशंस के दरमियान ऑपरेशन. So these are basically the 5 or 6 more important quality attributes that you must cater for while working as an architect, and there are still other that you must always keep into mind. We will just define them. So we have named them as other quality attributes. There are numerous other quality attributes that are important. First one, the portability. Can application be easily executed on a different software or hardware platform to the one it has been built? Second answer is portable. This portability has been taken from portable. Portable का मतलब क्या है कि आपने application से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो अब क्या ये किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है? ये कितना इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द पोर्टेबिलिटी. टेस्टेबिलिटी. How easy or difficult is an application to test? In fact, testability का मतलब होता है how easy an application is to test. कि अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो वो कितनी इजीली हो सके. ये भी होता है पास का आप टेस्ट केसेस इस तरह से बनाने पड़ते हैं हमें, ये एप्लीकेशन इस तरह से होती है कि उसके लिए टेस्ट केस डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल होता है. So that would be said as testable application. Testable application is one that is easy to test. Portability. This is a measure of how easy an application is to support when once it is deployed. यानी आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, उसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, अब उसको अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए आपको पता सपोर्ट चाहिए होती है ना कंटिन्यूस, तो ये कितनी इजीली हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं. Supportability typically involves diagnosing and fixing problems that occur during the application use. And design trade-offs. Quality attributes are not orthogonal, mean they are not simple. Okay, they are orthogonal mean actually they have varying effect on each other. Most of the time when we achieve one, it has negative or adverse effect on the other. They interact in delicate ways, meaning a design that satisfies one quality attribute requirement may have a detrimental effect on the other one. वो चीज़ जिसका मैंने आपको शुरू में समझाने के लिए जिक्र किया. For example, a highly secure system may be difficult or impossible to integrate in an open environment. अगर आप उसको highly secure बनाएं तो फिर वो शायद इंटीग्रेशन के हमें के एट्रीब्यूट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. So what you have to do, you have to understand the trade-off. Understanding the trade-offs between the quality attribute requirements and designing a solution that makes sensible compromises is one of the toughest parts of the architecture. ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया कि आप सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को आप अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, आपने कुछ ऐसे हैं जिन पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर नहीं कर सकते. तो उस सेट को फाइनलाइज करना और फिर एक उनका ऐसा सेट बनाना जो कि उनको हम ऑप्टिमल लेवल तक अचीव कर सकें और हमारी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे. दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब्स ऑफ द आर्किटेक्चर. It is simply not possible to fully satisfy all competing requirements. It is the architect's job to ease out these tensions, make them explicit to the system stakeholder, prioritize as necessary, and explicitly document the. ये आपका काम होता है कि जो
क्लाइंट साइड है, जो स्टेक होल्डर है उसको कॉन्फिडेंस मिले कि उनको बता के कि जी अगर हम ये करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, अगर हम ये अचीव करेंगे इसका ये फ़ायदा ये नुकसान होगा, उसके साथ कॉन्फिडेंस मिलेगी और कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल सेट जो है वो डिसाइड करना, फिर उसको अचीव करना। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। यार आप लोग क्यों नहीं अटेंड कर? अभी देखें ना, 2 क्लासेज हैं, वी हैव 66 पीपल। बाकी लोग क्या करते रहते हैं? पेपर शेपर देने का मूड नहीं है आप लोगों का? हाँ जी, क्या कहते हैं? चलें, सर जब मैं रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं सर। यार रिकॉर्डिंग भी ठीक है, लेकिन बट आपका क्या ख्याल है, आप सुनने से आपको कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या नहीं होती? क्या कहते हैं? सर सुन रहे हैं सर हम। नहीं यार, आप तो सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सारे लोग नहीं ना। देखिए ना, ये मैं कह रहा हूँ आप माशाल्लाह 2 क्लासेज हैं ना, तो आप 60-65 के करीब लोग हैं, तो आप 110 के करीब हैं, तो उसका मतलब बाकी के 40 लोग नहीं है ना। आप तो सुन रहे हैं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, उस सेंस में बात कर रहा हूँ। मेरा तो बोलने का यही मकसद होता है यार, आप देख रहे हैं कि मतलब बोलने के साथ अब बोल बोल के गला भी बैठ जाता है कि चलो आप लोगों का बेहतर हो जाए, वरना तो ये रिकॉर्ड भी किए हुए हैं लेक्चर पहले से, मैं वो भी अपलोड कर दूँ। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, फिर लेक्चर अपलोड कर देते हैं, वो कहते हैं आप सुन लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं बता दूँ। ऐसा करते हैं ना काफ़ी सारे लोग, आपको पता है। बट मैं तो आपको पता है जस्ट लाइक नॉर्मल लेक्चर जिस तरह होता है, जिस तरह क्लास में देते हैं, जस्ट लाइक दैट देता हूँ, तो आप लोगों को कोई मसला ना। फिर भी अगर आप लोग यार नहीं सुनना चाहते हैं तो इतनी तकलीफ भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आपकी दुआई की जा सकती है, रिकॉर्डिंग तो फिर है ही। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, तो मैं आप जी सर ठीक है। असाइनमेंट्स जो हैं ये मैं पोस्ट कर दूंगा आज या कल इंशाल्लाह। 2-3 असाइनमेंट्स, एक की ड्यू डेट ज़ाहिर है पहले होगी, फिर दूसरे की बाद में होगी, तो अकॉर्डिंगली ड्यू डेट आप कर लीजिएगा। आपको पता है हमने असाइनमेंट्स की तो 4 पूरी करनी है ना, तो आई विल पोस्ट देयर, तो उसको ज़रा इन टच रहिएगा, देखते रहिएगा अपने हमारे प्लेटफॉर्म को। सो होप यू आर एंजॉइंग द रमज़ान। So if there is no question, see you next week inshallah. So till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़ सर।